Good evening, everyone. I hope everyone is healthy and preparing well. In today's lecture, I will discuss about teaching aptitude previous year question. I have taken all the question from this टेक्स्ट बुक एंड इसके पहले भी मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट आप सबके लिए अपलोड कर रखा है। रीजनिंग के लिए अलग किया है, रीजनिंग मिस मेंटल एबिलिटी, जीके जीएस के लिए अलग से प्रोवाइड किया है, इंग्लिश ईएलसीटी के लिए अलग से प्रोवाइड किया है और लगभग 10 से 12,000 स्टूडेंट ने उस मॉक टेस्ट को देखा है और सॉल्व किया है। सो अगर अभी तक आपने उन सब मॉक टेस्ट को सॉल्व नहीं किया है तो प्ले लिस्ट पे सभी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, वहाँ पे जाके आप देखो। फर्स्ट जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा, वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करने का प्रैक्टिस करना है। अगर फिर नहीं आता 1-2 मिनट आप पहले प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आ रहा है फिर से वीडियो को ओपन करो और फिर से ट्राई करो कैसे सॉल्व करते हैं। सो इससे आपका स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगा और प्रैक्टिस आप एक गुड वे में करोगे। सपोज आप वीडियो ही केवल देख रहे हो, फटाफट वीडियो देख रहे हो और आंसर सुनते जा रहे हो या आंसर समझते जा रहे हो, तो फिर जब आप एग्जाम में बैठोगे वो सब क्वेश्चन सॉल्व करने, तो वहाँ पे आपके माइंड में कन्फ्यूजन आ जाएगा कि किस तरीके से मैं सॉल्व करूँ। सो एक ही तरीका है, आप प्रैक्टिस अच्छे से करो। प्रैक्टिस अच्छे से करना मीन्स पहले वीडियो को पॉज करो, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए खुद से अपना माइंड यूज करो कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगर 2-3 मिनट के बाद आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को ओपन करो, वीडियो तो आपके पास अवेलेबल ही है, फिर से देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इससे आपके माइंड में सेटअप होता जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। ये जो मैंने आज इसमें जितने भी क्वेश्चन एक सॉरी इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, ये सब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं और बीएड के एग्जाम में भी आए हुए हैं। ये आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये जीके जीएस का क्वेश्चन है और मोस्टली ये जीके जीएस में भी आता है बट टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आया है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से अप्रोच आपका होना चाहिए, यहाँ पे आपको ऑफिसर लेवल के जैसा सोचना है कि सपोज आप एक टीचर हो तो किस तरीके से आप गुड वे में सोच सकते हो और क्या स्टूडेंट के लिए सही रहेगा। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि चार के चारों ऑप्शन राइट है, बट ऑप्शन तो एक ही राइट होने वाला है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप करेक्ट आंसर तक पहुँच पाओगे। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इन फ्री इंडिया। किसके बारे में पूछा है? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इन फ्री इंडिया। ये क्वेश्चन सेम जीके जीएस में भी आ सकता था बट टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आया है तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, सेकंड ऑप्शन है नूरुल हसन, थर्ड ऑप्शन है श्रीमानी एंड फोर्थ ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। सो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। सो इनका बर्थ एनिवर्सरी कब होता है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का बर्थ एनिवर्सरी होता है 11 नवंबर को और 11 नवंबर को ही हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टीचर्स डे। सो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इनका जो है बर्थ एनिवर्सरी है 11 नवंबर को और यहाँ पे नेशनल एजुकेशन डे हम जो है 11 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। फिर ये फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दिया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन से भी जीके जीएस में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पूछे जाते हैं। सो डॉक्टर राधाकृष्णन आपके फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे एंड सेकेंड नंबर के प्रेसिडेंट थे। सो फर्स्ट नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे? सबको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके फर्स्ट नंबर के प्रेसिडेंट थे और सेकेंड नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। इनको जो है भारत रत्न अवार्ड मिला था 1954 में, ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इनको भारत रत्न अवार्ड कब मिला था? 1954 में। एंड इनका बर्थ एनिवर्सरी होता है 5 सितंबर को। बर्थ एनिवर्सरी है 5 सितंबर को और 5 सितंबर को हम सभी सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे। सो टीचर्स डे किनके बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट करते हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी पे। सो यहाँ से आपको इतना एक्स्ट्रा पॉइंट भी याद करना है। ये क्वेश्चन का आंसर तो आपने टिक कर दिया कि ऑप्शन नंबर 4 राइट है, बट ये आपको 11 नवंबर वाला भी याद रखना है। और जो पॉइंट मैंने डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में एक्सप्लेन किया, ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, सेकेंड नंबर के प्रेसिडेंट थे, इनको भारत रत्न 1954 में मिला एंड इनका बर्थ एनिवर्सरी है 5 सितंबर और 5 सितंबर को हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द प्रेजेंट लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। जो 2011 का सेंसस है, 2011 में जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे लिटरेसी रेट आपको बताना है इंडिया का क्या था। तो फर्स्ट ऑप्शन है 64.83, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 82.14, थर्ड ऑप्शन है 74.04 एंड फोर्थ ऑप्शन है 75.26। सो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। 2011 के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिटरेसी रेट था 74.04 एंड अभी करंट में क्या है, अभी करंट में इंडिया का लिटरेसी रेट है 77.70, मीन्स 78% आप इसको जो है अप्रॉक्स बोल सकते हो। सो ये 2011 का है, आपको ये भी याद रखना है 74.04 एंड करंट में क्या है, करंट में है 77.70% ये करंट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज लोवेस्ट लिटरेसी रेट एज पर प्रोविजनल फिगर ऑफ सेंसस 2011। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम लिटरेसी रेट किस स्टेट का था, तो ये सबको पता होगा। हर एक बार एवरी टाइम जो है सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरला का होता है और सबसे कम लिटरेसी रेट जो है बिहार का होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ये सबसे कम पे आएगा, ये सबसे लोवेस्ट था एंड सबसे हाईएस्ट पे कौन रहता है, सबसे हाईएस्ट आपका पूछा तो ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे केरल सबसे जो है हाईएस्ट पे रहता है। और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, एक्स्ट्रा पॉइंट ये याद रखना है कि यहाँ में बिहार पे कितना लिटरेसी रेट था, तो उस टाइम पे था 61.80। 2011 के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिटरेसी रेट था 61.80 एंड केरला में कितना था, केरला में आपका था 93.91%। इट मीन्स इसको 94 जो है आप पकड़ सकते हो, कितने परसेंट था, 94%। एंड इससे किस टाइप से क्वेश्चन आपको बनते हैं, यहाँ पे आपको मेल लिटरेसी रेट पूछ सकता है कि ओवरऑल इंडिया में मेल लिटरेसी रेट कितना है। सो ओवरऑल इंडिया में मेल लिटरेसी रेट आपको याद रखना है 82% है, अराउंड 82% मेल लिटरेसी रेट है। एंड फीमेल का कितना है, टोटल कितनी औरतें जो है इंडिया में पढ़ी लिखी हैं, तो फीमेल का है 65.46%, 65.46% है और मेल का है 82%। और इसमें से एक क्वेश्चन आता है मेल वर्सेस फीमेल, मेल वर्सेस फीमेल मीन्स कि 1000 मेल पे कितनी फीमेल अवेलेबल हैं। तो अभी इसके पहले क्या था, 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग ये था 946 या कुछ ऐसा था, मीन्स फीमेल कम थी मेल ज़्यादा थे। बट अभी आपका 2023 के अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया है, 1000 मेल पे आपको 1020 फीमेल देखने को मिलेंगी। 1000 मेल पे कितनी फीमेल जो है अवेलेबल है, 1020 फीमेल अवेलेबल है। ये भी आपको याद रखना है, ये करंट अफेयर में भी आ सकता है, जीके जीएस में भी आ सकता है और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी सेंसस से क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे भी आ सकता है। सो इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट क्या क्या याद रखना है, टोटल इंडिया में मेल पॉपुलेशन लिटरेसी रेट 82%, फीमेल लिटरेसी रेट 65.46%। यहाँ पे मेल वर्सेस फीमेल कितना है, 1000 एंड 1020 है। फिर सबसे लोवेस्ट किसका रहता है, हर बार सबसे लोवेस्ट बिहार का एंड सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका रहता है, सबसे हाईएस्ट केरला का। इस बार का है 94% एंड बिहार का कितना है 61.80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एजुकेशनल इज टू इनेबल स्टूडेंट टू। जो आप एजुकेशन स्टूडेंट को देते हो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, आप किस लिए स्टूडेंट को जो है एजुकेशन दे रहे हो, किस लिए पढ़ा रहे हो। एज अ टीचर आपको सोच के बताना है, अर्न मनी, मनी कमाने के लिए, गेन नॉलेज, नॉलेज गेन करने के लिए, लीव अ बेटर लाइफ, अच्छे से रहने के लिए, या ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें से कौन सा आएगा आप जरा देख के बताओ। अर्न मनी, मनी कमाने के लिए जो है आप पढ़ा रहे हो, या गेन नॉलेज, बच्चों को नॉलेज देने के लिए, या लीव अ बेटर लाइफ, अच्छे से लाइफ जीने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेन नॉलेज। आप बच्चों को नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ा रहे हो, सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो इतने इजी क्वेश्चन में ही आप कंफ्यूज हो जाओगे चारों ऑप्शन में कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लीव अ बेटर लाइफ हो सकता है, इसके लिए पढ़ाएं, सबके लाइफ का
मेन पर्पज़ क्या रहता है, आगे चल के पैसा कमाना और अच्छे से रहना। बट एज अ टीचर आपको सोचना है आप किस लिए पढ़ाते हो, गेन नॉलेज के लिए, न कि पैसा कमाने के लिए या उनके लाइफ को जो है आगे अच्छे करने के लिए। लाइफ डिपेंड इससे नहीं है। आपको ऑप्शन नंबर बी पे यहाँ पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब ऑफ अ टीचर इज टू। टीचर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब क्या है, एज अ टीचर आप सोच के बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। टीचर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब क्या है? फर्स्ट है टीचिंग करना, टीचर करना मतलब बच्चों को पढ़ाना। सेकंड है डिसिप्लिन चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन को डिसिप्लिन में रखना। थर्ड ऑप्शन है इनेबल चिल्ड्रेन टू ग्रो, बच्चों को जो है आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, उनको आगे बढ़ाना लाइफ में बेटर करने के लिए। ऑलवेज कीप हैप्पी टू द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन को हमेशा जो है हंसते हुए हंसाते हुए पढ़ाना या उनको ऑलवेज कीप हैप्पी रखना, मीन्स खुश रखना। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है अभी आपको एज अ टीचर सोच के बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, इनेबल चिल्ड्रेन टू ग्रो। बच्चों को आप क्यों पढ़ा रहे हो? ताकि वो अच्छा करें और लाइफ में चल के अच्छे आदमी बने। ऑलवेज हम बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं, कोई भी पेरेंट्स बच्चों को क्यों पढ़ाता है? इनेबल चिल्ड्रेन टू ग्रो, अपने चिल्ड्रेन को ग्रो करने के लिए, इसीलिए हम बच्चे को पढ़ाते हैं। डिसिप्लिन चिल्ड्रेन मीन्स क्या है? बच्चे को जो है डिसिप्लिन में रखना, ये उनके अकॉर्डिंग आ जाएगा, अपने आप को सीख जाएंगे। ऑलवेज कीप हैप्पी टू चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन को ऑलवेज जो है हैप्पी रखना, ये भी उनके अकॉर्डिंग रहता है, कभी वो हैप्पी रहेंगे कभी अनहैप्पी रहेंगे, डिपेंड अपॉन हर मूड। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है? सिक्स्थ क्वेश्चन में है, इफ़ द टीचर वांट्स टू फाइट आउट वे अ स्टूडेंट हैज़ नॉट बिहेव्ड प्रॉपरली। अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट को देख रहा है या पा रहा है कि वो प्रॉपरली बिहेव्ड नहीं कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एग्जामाइंड फर्स्ट, तो उनके माइंड में क्या आएगा? सपोज आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट आपके पास हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अच्छे से बिहेव करते होंगे और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहे हैं। तो आपके माइंड में क्या आएगा वो आपको सोच के बताना है कि ये जो स्टूडेंट हैं ये अच्छे से बिहेव क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली बिहेव क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न हो सकता है। यहाँ पर है हिज ओन सेल्फ, उनकी खुद की जो है ये सब है। द स्टूडेंट्स, इसका रीज़न है कि स्टूडेंट ही ऐसे हैं। ये थर्ड वाला ऑप्शन है फैमिली बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट, मे बी स्टूडेंट का फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि जो है सब उनके फैमिली में ऐसे हों, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, किसी की नहीं सुनते हो, तो बच्चा भी वैसा होता जा रहा है। और फोर्थ है द सोशल सराउंडिंग, जिस वो सोशल में रह रहे हैं, मतलब जहाँ पे जिस एरिए में वो रह रहे हैं वहाँ का सराउंडिंग ही ऐसा है, मतलब स्टूडेंट के जो फ्रेंड हैं उनका गोल ही ऐसा है कि वहाँ पे एक दूसरे का रिस्पेक्ट है नहीं, हमेशा जो है बेकार टंग में बैड वर्ड ही यूज करते हैं। कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, बट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में थोड़ा आपको सोचना होगा, बिकॉज थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है, फैमिली बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट। सपोज कोई एक स्टूडेंट है, वो ज़्यादा टाइम तक इसके साथ रहता है, क्लास 8 9 10 तक तो ठीक है, 8 9 10 तक फैमिली के साथ भी रहता है, फ्रेंड के साथ भी, लेकिन जैसे ही 11th में पहुंचता है, 12th में या ग्रेजुएशन में, तो मोस्टली वो फैमिली के साथ कम रहता है और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा रहता है। फैमिली के साथ कितने टाइम तक रहेगा? कॉलेज जा रहा है या स्कूल जा रहा है, फिर वहाँ से आया ट्यूशन गया, तो मोस्टली टाइम किसके साथ स्पेंड कर रहा है? अपने फ्रेंड के साथ। खेलने भी गया तो अपने फ्रेंड के साथ। अभी आपको माइंड यूज करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा। फैमिली बैकग्राउंड इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। मे बी फैमिली अच्छी हो, बच्चे के जो है फ्रेंड अच्छे नहीं हो, जिस सराउंडिंग जिस एरिया में रह रहा हो वही नहीं सही हो, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द सोशल सराउंडिंग। वो जिस सराउंडिंग में रह रहा है उसका मूड उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वहाँ पे अच्छे लोग हैं, प्रॉपरली बिहेव कर रहे हैं, तो बच्चा भी ऐसा हो जाएगा। अगर बेकार बुरे लोग हैं और वो बैड वर्ड यूज करते हैं या किसी को किसी को इज्जत नहीं देते, तो सेम बच्चे के भी माइंड में वही बैठता जाएगा और बच्चा भी उसी तरीके से हो जाएगा, वैसा ही बिहेव करेगा। करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ कॉलेजेस। यहाँ पे आपको बताना है कि जो चारों ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा कॉलेज के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेटर तरीका है। पहला है बेटर फाइनेंस,
आपका जो है फाइनेंस पैसा कॉलेज के पास बहुत सारा होना चाहिए, तो इससे जो है बेटर हो सकता है। फिर सेकंड है इम्प्रूव्ड फैकल्टी। आप जो है टीचर्स को बहुत रखो, प्यून को बहुत ज़्यादा रखो, फैकल्टी को मीन्स बहुत ज़्यादा आप अपने यहाँ पे वर्कर रख लो, तो इससे कॉलेज जो है बेटर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है कमिटेड टीचर्स। जो आप टीचर्स रख रहे हो वो कमिटेड टीचर्स हैं। कमिटेड टीचर्स मीन्स क्या होता है कि उनको आपने काम दिया कि ये सिलेबस इतने टाइम में कंप्लीट करना है, तो वो प्रॉपरली कंप्लीट कर रहे हैं। उनको आपने बच्चों ने टेस्ट लिया, उन्होंने बच्चों का टेस्ट लिया और पेपर जो है टाइम पे चेक करके दे रहे हैं, कहीं पे भी जा नहीं रहे हैं बंक, मतलब ऐसा छोटी मोटी प्रॉब्लम होने से टीचर जो है एब्सेंट नहीं रह रहे हैं, वो आ रहे हैं, बच्चों को लर्न कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। और फोर्थ ऑप्शन है रोल प्ले। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? देखो, बेटर फाइनेंस तो आएगा नहीं एंड रोल प्ले नहीं आने वाला है। ये इम्प्रूव्ड फैकल्टी एंड ये थर्ड वाला ऑप्शन है कमिटेड टीचर्स, इन दोनों में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कमिटेड टीचर। आपके स्कूल में या क्लासेज में आप जहाँ पे भी कहीं पे हो, अगर आपके पास कमिटेड टीचर हैं, मीन्स ऐसे टीचर हैं जो आपने कमिट कर दिया या जो उन्होंने कमिट कर दिया कि मैं इतने टाइम में इस चीज़ को कंप्लीट करके दूंगा, अगर वो उतने टाइम में कंप्लीट करके दे रहे हैं, तो कॉलेज या स्कूल ऑलवेज जो है इम्प्रूव ही करेगा, ग्रो ही करेगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? व्हाट शुड बी द रिलेशन ऑफ वन टीचर टू फॉलो टीचर। सपोज आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे अकेले आप तो टीचर होंगे नहीं, बहुत सारे वहाँ पे टीचर होंगे। सपोज आपके स्कूल में या कॉलेज में 10 to 15 टीचर हैं। सो एक टीचर का दूसरे टीचर के साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए, किस तरीके से बिहेवियर होना चाहिए, उनका टीचिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। सो यहाँ पे क्या लिखा है? फॉलोइंग इंडिपेंडेंट व्यू, सबका अपना अलग अलग व्यू है। फिर सेकेंड है सजेस्टिंग इफेक्टिव वे टू टीच। अगर जो सपोज कोई एक फ्रेशर टीचर आया है और आपके पास और जो टीचर हैं और एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो किस तरीके से करोगे? तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हो इफ़ेक्टिव वे में टीच करने के लिए, मीन्स उनको समझा सकते हो कि इस तरीके से टीच किया जाता है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है तो इस तरीके से मैनेज करना है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी होते हैं, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो सकता है। फिर है कॉपिंग अदर्स टीचर स्टाइल, दूसरे टीचर की स्टाइल जो है करना, तो ये रॉन्ग मेथड हो गया। बिकॉज जो मैथ्स का टीचर है उसका जो है अलग स्टाइल रहेगा, अलग मेथड रहेगा। बिकॉज मैथ्स का सिलेबस भी लेंदी होता है और बहुत कम समझ में आता है। सेकंड है जो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता है, जितने भी लैंग्वेज है, इंग्लिश हिंदी मराठी, जो जिस लैंग्वेज में दे रहा है, सो उनका जो है स्टाइल अलग रहेगा। वो कुछ कहानियों के थ्रू बच्चों को समझाएंगे, किसी और के थ्रू पढ़ाएंगे। जो हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इन सब का टीचर है, उनको बहुत सारी कहानियाँ बतानी पड़ेंगी, बहुत सारे मैप दिखाने पड़ेंगे। तो सभी का जो है स्टाइल अलग अलग होता है। यहाँ पे हम किसी टीचर्स की स्टाइल जो है किसी सब्जेक्ट में नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर है नॉन इंटरवेंशन इन अदर वर्क्स। किसी भी वर्क में सपोज कोई टीचर एक्सप्लेन कर रहा है और आप वहाँ पे खड़े हो देख रहे हो, तो अगर सपोज कोई फ्रेशर टीचर है, उससे कुछ मिस्टेक हो जा रहा है या कोई चीज़ गलत हो जा रहा है, तो उसको आप बाद में बता सकते हो कि उसको इस तरीके से नहीं, ऐसे करेंगे तो हम ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे और बच्चों को ज़्यादा समझेगा। सो यहाँ पे लिखा है नॉन इंटरवेंशन मीन्स कोई टीचर अगर गलत पढ़ा रहा है और आप खड़े हो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, मतलब उसको कभी कुछ ऐसा बोला ही नहीं, जो पढ़ा रहा है भाई उसको पढ़ाने दो, मतलब उनके बीच में आप इंटरफेयर ही नहीं कर रहे हो। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? कैसे टीचर जो है आपको इफेक्टिव लगेंगे? तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सजेस्टिंग इफेक्टिव वे टू टीच। हर एक टीचर को, जो एक्सपीरियंस टीचर है, फ्रेशर टीचर को ऑलवेज एक्सप्लेन करना चाहिए कि किस तरीके से पढ़ाते हैं, कैसे क्या करना है, ताकि उनको भी धीरे धीरे आइडिया हो जाए और वो जो है एक अच्छे वे में अपने कंटेंट को बच्चे के सामने रिप्रेजेंट करें। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड बी द रिलेशन टू ऑफ वन टीचर टू फॉलो टीचर। यहाँ पे वन टीचर एंड फॉलो टीचर के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? तो ये अभी सेम क्वेश्चन आ गया आपके पास, कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, सजेस्टिंग इफेक्टिव वेज टू टीच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज मैनेज्ड बाई। जो हमारा एजुकेशन है, जो हम करते हैं, ये मैनेज्ड किसके द्वारा होता है? सो यहाँ पे आपको इसके बारे में बताना है। तो देखो कौन कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ईच स्टेट सेपरेटली, सभी स्टेट जो है सेपरेटली इसको मैनेज करते हैं। सेकंड ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मैनेज किया जाता है। फिर थर्ड ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, ये स्टेट के गवर्नर द्वारा कंटेक्ट किया जाता है, जो यहाँ पे गवर्नर होते हैं।
फिर फोर्थ ऑप्शन है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जो है इसको मैनेज करती है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ये सबको बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा भी माइंड लगाओगे तो करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ईच स्टेट सेपरेटली। आपने देखा होगा अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड में हैं तो यहाँ की सभी बुकें, मैथ्स की बुक, साइंस की बुक, जितने भी बुक हैं सब अलग अलग हैं, कंटेंट तो सेम रहेगा। अगर न्यूटन सलाह यहाँ के बुक में दिया है और अगर गुजरात मीडियम है, गुजरात स्टेट का बुक, तो वहाँ पे न्यूटन्स लॉ सेम रहेगा, बट में भी थोड़े बहुत डिफरेंस रहते हैं। डिफरेंस क्या है कि किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, किस तरीके से कौन सा बुक चलाना है, कौन से बुक में क्या कंटेंट रहना चाहिए। सो ये सब चीज़ें स्टेट जो है अपने हिसाब से कंटेंट जो है अवेलेबल कराती है, कितना सिलेबस रहना चाहिए, कौन से चैप्टर में, कौन से बुक में कितना चैप्टर रहना चाहिए, ये सब चीज़ें स्टेट के ऊपर डिपेंड हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ईच स्टेट सेपरेटली, सभी स्टेट जो है इसको सेपरेटली मैनेज करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो गया। एंड यहाँ पे एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। सो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आप सब लिख लेना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये आपसे पूछा जा सकता है। एंड अगर एजुकेशन की बात करें, सो यहाँ पे देखो एजुकेशन आया है, सो एजुकेशन के बेस पे यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड में तो इतना ही पूछा जाएगा, बट इससे जीके जीएस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने जो जीके जीएस वाला मॉक टेस्ट अवेलेबल किया था उसमें बहुत सारे इसके पॉइंट वहाँ पे आपको समझाया है कि ये किस लिस्ट में है, किस स्टेट में क्या क्या चल रहा है, तो वहाँ से आप जो है पूरा कवर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लास टेस्ट आर टू बी यूज्ड मेनली टू, जो आप क्लास में टेस्ट लेते हो ये किसके लिए होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिफाई लर्निंग डिफ़िकल्टीज, ये क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ रहा है लर्निंग में इसके लिए। फिर सेकंड है क्लासीफाई स्टूडेंट, थर्ड ऑप्शन है सेट स्टैंडर्ड, कोई एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए। फोर्थ है क्वालिफाई कंपटीशन ऑफ अ यूनिट। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखो आइडेंटिफाई लर्निंग डिफ़िकल्टीज, सो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता कि जो है जो डिफ़िकल्टीज आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप टेस्ट ले रहे हो। इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर भी, क्लासीफाई स्टूडेंट। आप यहाँ पे स्टूडेंट को क्लासीफाई कर सकते हो कि कौन सा स्टूडेंट को पूरा चैप्टर समझा, किस स्टूडेंट को नहीं समझा, कौन सा स्टूडेंट कहाँ पे वीक है, कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है। सो टेस्ट के थ्रू आप ये समझ सकते हो, स्टूडेंट को क्लासीफाई कर सकते हो, और उसके बाद उस स्टूडेंट के ऊपर आप फोकस करके इम्प्रूव करने में आप उसकी हेल्प कर सकते हो। तो इसका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन इज नाउ लिस्टेड इन। सो भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन किस लिस्ट में है आपको ये बताना है। सो यहाँ पे टोटल 3 लिस्ट होते हैं। फर्स्ट होता है आपका स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट मीन्स जिसमें जो है स्टेट अपना कानून बनाता है कि इस तरीके से ये चीज़ चलना चाहिए, जहाँ पे लॉ जो है स्टेट बनाता है उसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं। फिर सेकेंड है सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट मीन्स जहाँ पे लॉ जो है सेंट्रल बनाता है, जैसे ये हो गया आपका डिफेंस। सो डिफेंस से जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो जो है स्टेट नहीं बनाएगा, वो सेंट्रल बनाएगा। और जो हो गया यहाँ पे पुलिस, एवरी स्टेट की पुलिस अलग होती है, सो पुलिस के ऊपर जो भी लॉ बनता है वो स्टेट बनाएगी, वो अपना स्टेट का इंडिविजुअल मैटर है। और ये जो डिफेंस का है, डिफेंस का जो है अपना सेंट्रल का इंडिविजुअल मैटर है। और थर्ड लिस्ट आपका आता है कॉन्करेंट लिस्ट। सो ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट मीन्स जहाँ पे स्टेट लिस्ट भी जो है इन्वॉल्व होती है और सेंट्रल लिस्ट भी जो है, सेंट्रल लिस्ट भी इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे दोनों मिलके जो है लॉ बनाए। सपोज कोई एक ऐसा पॉइंट हो गया कि वहाँ पे स्टेट और ये सेंट्रल लिस्ट दोनों को कानून बनाना पड़ रहा है, लॉ बनाना पड़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो एजुकेशन आपका इसी फील्ड में आता है। एजुकेशन के ऊपर जो है स्टेट लिस्ट तो बनाती है, साथ ही साथ में जो है सेंट्रल लिस्ट भी जो है इनमें हेल्प करता है। सो ये कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट। सो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे ये सब लिस्ट किस में आते हैं। सो लिस्ट जो है सभी 7th शेड्यूल में आते हैं। टोटल अभी आपके पास कितने शेड्यूल हैं, आपके पास जो है अभी 10 शेड्यूल हैं। सो ये जो है 7th शेड्यूल में आता है। 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट भी आएगा, सेंट्रल लिस्ट भी आएगा एंड कॉन्करेंट लिस्ट भी आएगा। और इसमें कितने कितने सब्जेक्ट हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सो यूनियन लिस्ट में, यूनियन लिस्ट मीन्स क्या होता है,
यहाँ पे यूनियन लिस्ट मतलब जो सेंट्रल बनाता है उसमें 97 सब्जेक्ट आएंगे। और ये जो आपका स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में टोटल जो है 66 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट में कितने हैं? 66 सब्जेक्ट के ऊपर जो है स्टेट लॉ बना सकता है। सेंट्रल लिस्ट में यूनियन लिस्ट ये 97 के ऊपर जो है लॉ बना सकता है। एंड कंकरेंट लिस्ट यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके बनाएगा। वो कितने सब्जेक्ट हैं? ये टोटल अभी 47 सब्जेक्ट हैं। 47 सब्जेक्ट के ऊपर दोनों मिलके जो है लॉ बनाते हैं। सो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, इसको कहीं पे अच्छे से अपने बुक में लिख लेना और एक बार जाते वक्त रिवाइज कर लेना। जैसे ही आप वहाँ पे ऑप्शन में देखोगे आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ यही वाला ऑप्शन राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द टीचिंग इज द, जो आप टीचिंग करते हो इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? फर्स्ट है सब्जेक्ट मैटर कोर्स, जो आप सब्जेक्ट जो है टीच कर रहे हो ये कोर्स मैटर करता है। सेकंड है टीचिंग टेक्निक यूज्ड, जो आप टेक्निक यूज कर रहे हो टीचिंग में वो मैटर करता है। थर्ड है वेरीफाई द इंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज, जो आप इंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज कर रहे हो ये जो है मैटर करता है। या फोर्थ ऑप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कैसा रिलेशन है, ये ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। सपोज आप किसी चीज़ को किसी भी बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप और बच्चों के बीच में कैसा रिलेशन है, जो चीज़ें आप बोल रहे हो वो स्टूडेंट उस चीज़ों को गेन कर पा रहा है, समझ पा रहा है कि नहीं। अगर समझ पा रहा है तो वो प्रॉपरली उस चीज़ को जो है फाइंड कर लेगा, वो उसके माइंड में जो है फिट हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। अगर आप जिस लैंग्वेज में पढ़ा रहे हो या जो चीज़ें बोल रहे हो बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है, आप दोनों के बीच में रिलेशन ही प्रॉपर नहीं बैठ रहा है, तो आप जो है उसको टीच नहीं कर पाओगे। वो टीच तो कर दोगे बट उसको कुछ ज़्यादा समझेगा नहीं। तो यहाँ पर है फोर्थ वाला ऑप्शन रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट, स्टूडेंट एंड टीचर्स के बीच में कैसा रिलेशन है, कैसा बिहेवियर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पज ऑफ पनिशमेंट टू स्टूडेंट इज, जो आप स्टूडेंट को पनिशमेंट देते हो उसका मोस्ट पर्पज क्या है, इंपॉर्टेंट पर्पज क्या है? फर्स्ट है रिटेलिएट फॉर द रॉन्ग डन, जो उन्होंने रॉन्ग डन किया है उसके लिए रिटेलिएट करना। सेकंड क्या है? प्रोटेक्ट अदर फ्रॉम डूइंग रॉन्ग, जो उन्होंने जो है रॉन्ग चीज़ें किया, जो मारपीट किया या कोई अलग चीज़ किया, किसी को बैड वर्ड यूज किया, सो उनको प्रोटेक्ट करना कि बाद में वो इस तरीके से रॉन्ग न करें। थर्ड है रिफॉर्म द ऑफेंडर, जो उन्होंने ऑफेंडर किया है उसके लिए रिफॉर्म करना में सुधार करना कि फिर से वो ऐसी गलती न करें। और फोर्थ ऑप्शन है डेमोन्स्ट्रेट योर अथॉरिटी, अपने अथॉरिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना मीन्स खराब करना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा, रिफॉर्म द ऑफेंडर, जो उन्होंने मिस्टेक किया है आज वो नेक्स्ट टाइम ऐसा मिस्टेक न करें, इसके लिए उनको रिफॉर्म करना, सुधारना, इसीलिए स्टूडेंट को पनिशमेंट दिया जाता है। सपोज कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बार बार होमवर्क करके नहीं आता, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए उसको आप पनिशमेंट दोगे। पनिशमेंट किस लिए दे रहे हो? पनिशमेंट आप इसीलिए दे रहे हो कि उसके अंदर जो है उस चीज़ का रिफॉर्म हो, में सुधार हो जाए कि अभी वो नेक्स्ट टाइम से होमवर्क करके आने लगे। यही टीचर का पर्पज होता है किसी भी स्टूडेंट को पनिशमेंट देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज द टीचर इज वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सेट इन द क्वेश्चन पेपर, जो आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सेट करते हो वो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी का क्यों सेट करते हो, उसके पीछे का पर्पज क्या होता है। सो फोर्थ ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके बताना है। यहाँ पे फर्स्ट है टू इंक्रीज वैलिडिटी, सो वैलिडिटी जो है आप इंक्रीज करने के लिए बढ़ाते हो। सेकंड ऑप्शन है टू इंक्रीज रिलायबिलिटी, सो रिलायबिलिटी के लिए आप जो है बढ़ाते हो। टू इंक्रीज ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी के लिए बढ़ाते हो, या ऑल ऑफ दीज, ये ऑल ऑफ दीज आएगा। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट है, टू इंक्रीज रिलायबिलिटी। सो आप जो है उनके भरोसे के लिए, विश्वास के लिए उस चीज़ों को जो है ज़्यादा अच्छे से सेट करते हो ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा तो आगे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम सेट करते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, वो सॉल्व करेंगे, सो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और वो एग्जाम में जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को टीचर जो है सेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट, जो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कोई भी टीचर हर एक चीज़ में, बोर्ड एग्जाम में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट एग्जाम में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। सो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, इसको किस लिए हम देते हैं स्कूल के सेक्शन में? सो नॉलेज ओनली, केवल नॉलेज के लिए देते हैं। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को समझ में आ रहा है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए देते हैं।
एप्लीकेशन ऑफ स्किल, स्किल के एप्लीकेशन के लिए देते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, इन तीनों के लिए देते हैं। सो इसका टू राइट आंसर है। देखो एक तो ये वाला क्वेश्चन आपके आया था महाराष्ट्र बीएड के एग्जाम में, सेम ऐसा ही क्वेश्चन सेम इसी लैंग्वेज में एक आया था जो है उत्तर प्रदेश के बीएड के एग्जाम में। तो दोनों का अलग अलग आंसर है। यहाँ पे जो महाराष्ट्र में आंसर आया था इसका सेकंड ऑप्शन उन्होंने राइट दिया है, इसका राइट आंसर था नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हम नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं। एंड जो यूपी बोर्ड का बीएड एग्जाम हुआ था उनमें जो इन्होंने करेक्ट आंसर दिया था उसका करेक्ट आंसर था नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन के लिए, कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, प्रॉपर चीज़ें हो नहीं रही हैं, मतलब प्रॉपर चीज़ें वो कितना कर रहे हैं एंड उसका एप्लीकेशन क्या है। सपोज कोई आपको एक क्वेश्चन दिया तो उन सब चीज़ों का एप्लीकेशन क्या है इसके लिए। तो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, सपोज आप महाराष्ट्र बोर्ड का बीएड एग्जाम दे रहे हैं तो आपको अगर फिर से ऐसा क्वेश्चन आया तो सेकंड ऑप्शन पे टिक करना है, और अगर आप अदर स्टेट का दे रहे हैं तो आप ऑप्शन नंबर 4 टिक कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो मोस्टली कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन टिक करें, बिकॉज यहाँ पे ये कन्फ्यूजन का ही है, कहीं कहीं पे ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, कहीं कहीं पे ये डी वाला एप्लीकेशन भी इंक्लूड रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके किस्मत के ऊपर डिपेंड होते हैं। सपोज आपने डी टिक करके आया और डी ही राइट हो गया, और आपने बी टिक करके आया तो डी राइट हो गया, तो आपका आंसर रॉन्ग हो गया। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आर नीडेड टू। जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन रहता है ये किस चीज़ के लिए नीडेड है, यहाँ पे कंट्रोल क्वालिटी ऑफ स्कूल, स्कूल के क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, अपग्रेड एजुकेशन स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने के लिए मीन्स और अच्छा बनाने के लिए, सेलेक्ट स्टूडेंट फॉर द हायर एजुकेशन, स्टूडेंट को सेलेक्ट करने के लिए हायर एजुकेशन के लिए, आइडेंटिफाई टीचर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है, कंट्रोल क्वालिटी ऑफ स्कूल, मतलब जो स्कूल में क्वालिटी दे रहा है उस पर कंट्रोल करने के लिए यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन नीडेड है, बहुत ज़रूरी है। सपोज अगर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन नहीं बना रहा है, 10th का बोर्ड का पेपर अपने स्कूल वाले बनाने लगे तो क्या होगा, सभी जो चीज़ें जो है टीच कर रहे हैं, जो टीचर जो पढ़ा रहा है उसके बेस पे अपना बोर्ड का पेपर बनाएगा तो बच्चे अच्छे मार्क्स कर जाएंगे। इसलिए बोर्ड का पेपर जो है गवर्नमेंट बनाती है, यूनिवर्सिटी बनाती है, ताकि हर एक जगह पे हमारा कंट्रोल हो, स्कूल पे कंट्रोल हो, कि हर एक चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है, जितना बुक में दिया है सभी पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, बच्चों को सभी पॉइंट को पढ़ाना है और वहाँ पे प्रैक्टिस कराना है। सो अभी क्या होगा, अगर यूनिवर्सिटी पेपर अपना भेज रही है तो किसी टीचर के पास कुछ भी आइडिया नहीं है कौन सा पेपर इस बार आने वाला है, तो वो सभी चीज़ें पढ़ाएंगे और बच्चे भी उसके लिए प्रेशराइज करेंगे कि आप ये चीज़ें पढ़ाओ। अगर सपोज स्कूल ही बनाएगा तो वहाँ पे बच्चे भी कुछ नहीं बोलेंगे और टीचर्स के मन में भी रहेगा कि पेपर हमें बनाना है तो कितना पढ़ाना है ये उनको पता रहेगा। इसलिए जो है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आर टू नीडेड। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल टीचर डे। देखो फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में, वहाँ पे उनका बर्थ एनिवर्सरी क्या था, 5 सितंबर। सो 5 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल टीचर डे। किसके एनिवर्सरी के ऊपर, डॉक्टर राधा कृष्णन के एनिवर्सरी के ऊपर। डॉक्टर राधा कृष्णन को 1954 में भारत रत्न अवार्ड मिला था। ये इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे एंड सेकेंड नंबर के प्रेसिडेंट थे। सो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इफ़ यू फाइंड 2 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास फाइटिंग यू वुड। अगर आपने देखा कि आपके क्लास में 2 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो आपका एज अ टीचर रिएक्शन क्या होना चाहिए, आप किस तरीके से उनको समझाओगे या पनिशमेंट दोगे आपका। सो यहाँ पे आपको अपना टीचर एज अ टीचर रिएक्शन बताना है। सो 4 ऑप्शन आपको गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है इग्नोर देम, उन दोनों को इग्नोर कर दो, जो कर रहे हैं लड़ रहे हैं तो लड़ने दो। सेकेंड है कंफर्ट ऑफ द विक्टिम, जो दोनों लड़ रहे हैं उनके साथ आप कंफर्ट हो जाओ। थर्ड है इग्नोर द फाइट, आप फाइट को ही इग्नोर कर दो, और लड़ाई कर रहे हैं तो लड़ाई कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो उनको बात ही करने दो। फोर्थ है पनिशमेंट बोथ ऑफ देम, दोनों जो है फाइट कर रहे हैं उनको पनिशमेंट देना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, पनिश बोथ ऑफ देम। जो दोनों लड़ाई कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, अलग मिसबिहेवियर कर रहे हैं, उन दोनों को पनिशमेंट आपको करना है, एक को नहीं करना है, दोनों को पनिशमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 10+2+3 ईयर स्ट्रक्चर ऑफ अ एजुकेशनल वर प्रपोज्ड बाई। सो अभी जो आप
टीचिंग कर रहे हो या आपने जिसमें टीच कर रहे हो या जो आपने पढ़ा है ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये आपका 10+2+3 स्ट्रक्चर है। 10+2+3 स्ट्रक्चर मीन्स पहले आपने क्लास 10 तक पढ़ा, सो 1 से लेके 10 तक कितने क्लास हो गए 10। फिर आता है 11 एंड 12, 11 एंड 12 का अलग रहता है, सो ये हो गया आपका 2 ईयर प्लान। फिर थर्ड ईयर में आप ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, सो इसमें 3 साल चले गए। सो 10+2+3 ये वाला आपका स्ट्रक्चर है। सो ये स्ट्रक्चर इंडिया में कब आया था, कब पास हुआ था? सो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 के अकॉर्डिंग हुआ था। सेकंड है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 के अकॉर्डिंग हुआ था। थर्ड ऑप्शन है एजुकेशन कमीशन 1964 के अकॉर्डिंग हुआ था। फोर्थ है रामा मूर्ति कमेटी 1919 के अकॉर्डिंग हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशन कमीशन 1964 के अकॉर्डिंग ये हम 10+2+3 स्ट्रक्चर लाए थे। फिर यहाँ पे जो है मेन पढ़ाई खत्म हो जाती है। इसके बाद फिर आगे अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो वहाँ पे भी कर सकते हो, 2 ईयर लगता है। फिर अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो पीएचडी आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने ईयर में कर रहे हो। सो ये सब चीज़ें होती हैं। मेन क्या है 10 पहले क्लास 10 तक, फिर 11 12, फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ग्रेजुएशन। बट अभी जो है आपको ये पुराना वाला करके तो जाना है रिवाइज। साथ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, ये सबको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसके बारे में भी पढ़ के आपको जाना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है और जो पास किया है उनका नाम क्या है। ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ये टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आ सकता है, साथ ही साथ ये जो है आपके जीके जीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कंफर्म कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, आपको करके ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और आज का लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट हु हैज़ लर्न इंग्लिश। कोई एक हिंदी मीडियम या सपोज मराठी मीडियम का भी आप ले सकते हो। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हिंदी मीडियम से आया है या मराठी मीडियम से आया है, इंग्लिश सीख रहा है, इज़ गिवन टू 10 सेंटेंसेस टू ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। सपोज आपने उसको 10 सेंटेंसेस दिया क्या करने के लिए, उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो आपने हिंदी से इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करने के लिए दिया। इन दिस सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में व्हाट ऑब्जेक्टिव इज टीचर ट्राइंग टू मेजर। टीचर को किस चीज़ के बारे में फोकस करना चाहिए कि बच्चा जो है क्या कर रहा है, उसको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। सो उसके नॉलेज पे फोकस करना चाहिए, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। अंडरस्टैंडिंग ये वाला करेक्ट ऑप्शन है कि बच्चा जो है उस चीज़ को स्टूडेंट कितना समझ रहा है। हिंदी से उसको इंग्लिश में करना है, वो हिंदी मीडियम का है, अभी जस्ट इंग्लिश मीडियम में आया है, तो उसको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं, वो किस तरीके से ट्रांसलेट कर लेगा, उसके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के ऊपर नहीं फोकस करना है। एंड लास्ट में है आपके पास सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब कि ये दो चीज़ों को मैच करना, हिंदी प्लस इंग्लिश सपोज आपने मैच कर दिया, सो दो चीज़ों में जो मिलावट होती है या दो चीज़ों का ग्रुप जो होता है उसको हम बोलते हैं सिंथेसिस। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट है, अंडरस्टैंडिंग। कोई भी बच्चा इंग्लिश मीडियम से आए, अगर इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में आ रहा है तो ये 90% चांस है कि उसको हिंदी प्रॉपर नहीं आएगा, और अगर हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जा रहा है तो ये भी चांसेस है उसको इंग्लिश प्रॉपर नहीं आएगा। तो आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और कैसे इंप्रूव करना चाहिए उसके अंडरस्टैंडिंग पे। फिर जैसे ही आपने फोकस किया कि ये यहाँ पे लैक है, यहाँ पे वीक है, इस तरीके का मिस्टेक कर रहा है, तो उस पे आपको फोकस करके उन सब चीज़ों पे जो है आपको उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि इसको इस तरीके से करते हैं, यहाँ पे ये मिस्टेक है तो ऐसे इम्प्रूव करेंगे, ताकि वो बच्चा जो है आगे अच्छा कर पाए। सो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी आपको डाउट है, सपोज किसी भी सब्जेक्ट का आपको मॉक टेस्ट चाहिए या कोई भी आपको डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें बता सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का चाहिए। और एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हो। लास्ट में आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, एंड जो भी आपका फ्रेंड बीएड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना है। ऐसे लोगों के साथ शेयर करना है जिनको नीडेड है, फालतू के लोगों के साथ शेयर नहीं करना है कि जिनको नीडेड ही नहीं है। सो शेयर किन के साथ करना है, जिनको नीडेड है, जो बीएड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो आगे आने वाले टाइम में करेंगे।